हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लीगल वर्ल्ड। मैं हूं रमन मोदी और आज की वीडियो हम जानेंगे एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट। तो यूजुअली बेल जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होता है रेगुलर बेल और दूसरी होती है एंटीसिपेटरी बेल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रेगुलर बेल वो होती है जो किसी व्यक्ति को अरेस्ट होने के बाद दी जाती है या जिसके लिए कोई कोई व्यक्ति अरेस्ट होने के बाद अप्लाई कर सकता है, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल वो होती है जिसके लिए कोई व्यक्ति अरेस्ट होने के पहले अप्लाई करता है। इसीलिए एंटीसिपेटरी बेल को प्री अरेस्ट बेल भी कहा जाता है, क्योंकि इस बेल को अरेस्ट होने से बचने के लिए यूज किया जाता है। एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन हमारे सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 438 में दिया हुआ है। अब मेन बात यह आती है कि आखिर ये एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन हमारे लॉ में दिया क्यों हुआ है। भाई, किसी व्यक्ति को अरेस्ट होने के पहले ही क्यों बेल रिक्वायर्ड हो जाती है? उसे कैसे पता पड़ता है कि वो अरेस्ट होने वाला है या उसे बेल की जरूरत पड़ेगी? तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम रेगुलर बेल की बात करें तो रेगुलर बेल किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट होने के बाद मिलती है, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी ऑफेंस के लिए, चाहे वो बेलेबल हो या नॉन बेलेबल हो, उसके लिए अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद वो रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा अलग है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं। आपकी जो राइवल पार्टी है उसने आपसे बदला लेने के लिए आपके खिलाफ एक केस फाइल करने की सोची और इस बात की इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, या फिर आपके और उनके बीच में कुछ ऐसा डिस्प्यूट चल रहा था जिसके चलते आपको ऐसा लगता था कि वो आपके खिलाफ किसी तरह का केस फाइल कर देंगे, जिसकी वजह से आपको काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है, आपको और आपके पॉलिटिकल करियर को काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है। तो आपने उस चीज़ से बचने के लिए, उस अरेस्ट से बचने के लिए या उस केस से बचने के लिए आपने एक एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन डाल दी। अब ये जो एंटीसिपेटरी बेल है ये आखिर आपको मिलेगी कहाँ से? ये बात वैसे मैंने अभी भी बताई है। एंटीसिपेटरी बेल केवल आपको हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट से ही मिल सकती है, आपके रिस्पेक्टिव स्टेट के। अगर आपको कभी भी कहीं भी एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजन के लिए अप्लाई करना है तो आप कहाँ करेंगे? अपने स्टेट के सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जाकर एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम अपने एग्जाम्पल वापस आते हैं। आप एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, आपको लगा आपका जो राइवल है वो आपके खिलाफ केस फाइल करेगा, तो आपने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दिया हाई कोर्ट में या फिर सेशन कोर्ट में। अब क्या डायरेक्टली आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी? हाँ या ना? आपको क्या लगता है, मिलेगी या नहीं मिलेगी? मेरे ख्याल से नहीं मिलेगी, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल इतनी जल्दी किसी को भी ग्रांट नहीं करी जाती। ऐसा नहीं है कि आप जाके हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे और कोर्ट बोलेगी ये लो एंटीसिपेटरी बेल। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोर्ट सबसे पहले आपके ओकेजन का नेचर और ग्रेविटी देखेगी, यानी कि आप जिस रीज़न से एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोर्ट उसका नेचर और ग्रेविटी को समझेगी कि आखिर वो जो मैटर या जो डिस्प्यूट है जिसके लिए आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो इतना ग्रीवियस या इतना सेंसिटिव है कि आपको उसमें एंटीसिपेटरी बेल मिलनी चाहिए। इसके बाद कोर्ट ये देखेगा कि क्या आपके ऊपर इससे पहले कोई दूसरे चार्जेस लगाए गए हैं, या इसके पहले आप कभी कन्विक्ट किए गए हैं किसी दूसरे ऑफेंस में, या फिर आपका कोई प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री है या नहीं। ये बात भी कोर्ट पहले देखेगा। और उसके अलावा आप कहीं किसी तरह के जस्टिस या किसी चीज़ से बचने के लिए या एंटीसिपेटरी बेल के लिए तो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप किसी केस से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जैसे ही आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है आप उस केस से बच के कहीं फॉरेन का कहीं या कोई दूसरी जगह पे भाग जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन होगी तो भी कोर्ट जो है वो आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं देगा। लेकिन मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति आपको परेशान करने के लिए आपके ऊपर ज़बरदस्ती केस फाइल कर रहा था और ये बात आपको पता पड़ गई और तब आपने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया, और कोर्ट को ये बात समझ में आती कि हाँ ये बहुत जेन्युइन केस है, सामने वाला व्यक्ति इन्हें परेशान कर रहा है, बार बार इनके ऊपर केस फाइल कर देता है, जिस कारण से इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान और परेशानी होती है। तो इस चीज़ को समझते हुए कोर्ट आपको एंटीसिपेटरी बेल दे सकती है। मैंने कहा दे सकती है, अभी भी ज़रूरी नहीं है कि देगी या नहीं देगी, क्योंकि अभी भी कोर्ट किसी भी व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल देने से पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को इस चीज़ की इंफॉर्मेशन देती है कि भाई एक फलाना व्यक्ति मेरे पास एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन डालने आया था और मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर एक छोटी सी इंक्वायरी करें और उसकी रिपोर्ट मुझे ला कर दें। फिर उस रिपोर्ट के बेस पे कोर्ट ये डिसीजन लेती है कि सामने वाले व्यक्ति को बेल, एंटीसिपेटरी बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अब इसके लिए केस भी था जो कि था बालचंद जैन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1967 का केस। इस केस में कोर्ट ने अपने डिस्क्रिशन पावर यूज करते हुए बिना पब्लिक प्रोसिक्यूटर और बिना सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से पूछ के पहले ही उस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी। तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो बिना पब्लिक प्रोसिक्यूटर और बिना सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से पूछे
भी किसी व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकती है। लेकिन अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल नहीं देना चाहिए, या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार ये निकल के आता है कि इस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल नहीं देना चाहिए, या कोई दूसरा रीज़न ऐसा है जिसमें कोर्ट के पास ये रीज़न टू बिलीव है कि इस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलनी चाहिए, तो कोर्ट उस व्यक्ति की एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। अब मान लीजिए आपने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था और किस्मत से आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई, तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद भी आप इतनी आसानी से छूट नहीं सकते। कोर्ट जो है वो आपके ऊपर कुछ कंडीशंस लगाएगी उस एंटीसिपेटरी बेल के साथ, जिसमें सबसे पहला ये होगा कि कोर्ट या पुलिस जब भी उस व्यक्ति को इंक्वायरी या इंटरोगेशन के लिए बुलाएगी तो उस व्यक्ति को तुरंत वहां उपस्थित होना पड़ेगा, मौजूद होना पड़ेगा उस इंटरोगेशन के लिए। दूसरी चीज़, वो व्यक्ति देश या शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। तीसरी चीज़, वो व्यक्ति विटनेस या एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता पाया जाता है तो कोर्ट उसको फिर से अरेस्ट कर सकती है। इसके अलावा सेक्शन 437 के सब सेक्शन 3 के अंदर जितने भी कंडीशन और जितने भी रूल्स दिए हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई हो जाते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एंटीसिपेटरी बेल तो थी, लेकिन पुलिस ने आपको फिर भी अरेस्ट कर लिया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? अगर आपके पास एंटीसिपेटरी बेल होते हुए भी पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है तो पुलिस को आपको तुरंत बेल पे छोड़ना पड़ेगा। या फिर अगर कोर्ट आपके खिलाफ कोई वारंट इशू करती है तो फिर वो वारंट बेलेबल होगा। क्या कहा मैंने? अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो पुलिस को आपको तुरंत बेल पे छोड़ना होगा, या फिर अगर कोर्ट आपके खिलाफ वारंट इशू करती है फॉर अरेस्ट तो वो वारंट बेलेबल होगा और आप उसमें बेल ले सकते हैं। इसके अलावा किसी भी ऐसे व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी जिसने आईपीसी के सेक्शन 376 से लेके 376 DB के अंदर कोई भी ऑफेंस किया हो, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा ग्रीवियस ऑफेंस माना जाता है। और इसके अलावा दूसरी कंडीशंस में भी कोर्ट के पास पूरी पावर होती है कि वो आपकी एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे। इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ भी है जो कि है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरपाक सिंह सिप्पी का। इसमें कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर के बारे में बात की गई है। तो ये था हमारा एंटीसिपेटरी बेल का पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमें जल्दी से पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और अगर आपने इससे पहले हमारी कोई भी वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारी सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां जाकर सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट की लिंक और सारे सब्जेक्ट की वीडियोज़ वहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।